नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, शक्तियाँ तो जो पिछली क्लास में बात की थी, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। और विधायी शक्तियाँ यानी कि राज्यपाल किन किन को नियुक्त कर सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय का मतलब होता है जो पैसों का मामला होता है, जो धन विधेय के संबंधित होते हैं, जितने भी पैसे से रिलेटेड जो उनकी शक्ति है राज्यपाल के पास में, वो बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। और उसकी दूसरी बात है, वो हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में, यानी कि राज्यपाल को आपातकाल के बारे में कितना अधिकार मिला है, यानी इनकी कितनी किस प्रकार शक्तियाँ हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे राज्यपाल की वास्तविक शक्ति क्या है, किस प्रकार राज्यपाल है, जो कि अनुच्छेद 163 एक और अनुच्छेद 163 दो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और 4 नंबर पर बात करेंगे राज्यपाल की एक व्यक्ति के रूप में शक्तियाँ, यानी कि एक व्यक्त रूप में शक्तियाँ किस प्रकार है। फिर बात करेंगे 5 नंबर पर राज्यपाल की अव्यक्त के रूप में शक्तियाँ, राज्यपाल की अव्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक है, 5 हो गई। और 6 नंबर पर हम बात करेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर। फिर 7 नंबर पर बात करेंगे राज्यपाल, जो 3-4 पहले देख लेंगे कौन कौन राज्यपाल थे, और फिर 1-2-3 देख लेंगे जो लास्ट में राज्यपाल थे। वरना वैसे राज्यपाल 46-47 के आसपास राज्यपाल हो चुके हैं, तो सारों का नाम याद रखना एक असंभव है। ठीक है, क्योंकि कोई महीने भर जाता है, कोई 5 महीने, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, ऐसे भी राज्यपाल खूब रहे। तो ऐसा हम संभव नहीं है एक सारी याद करें। ज़्यादातर कम ही क्वेश्चन आते हैं इतने राज्यपालों के बारे में, या तो पहले से पूछेंगे 1-2 और या फिर बाद में पूछेंगे 2-4। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। चलो अब शुरू कर लेते हैं वित्तीय शक्ति के बारे में। रेडी है एकदम? चलो ठीक है। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है ना, ये चीज़ है भाई। अगर देखिए हमें वित्तीय शक्तियों के बारे में हमें बात की जाती है कि भाई किस प्रकार राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंदर कोई अनुच्छेद वगैरह है सर? भाई कोई अनुच्छेद वगैरह तो होते ही हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद आप लगा दीजिए 202। ठीक है, ये इसका अनुच्छेद है। ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 202, जो कि वित्तीय शक्तियों का एक ब्यौरा है, जो वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करता है। कैसे करता है सर, हमें अब भी समझ में नहीं आया। वित्तीय शक्ति क्या होती है, हमें ज़रा एक विस्तार से चाहिए, समझिए। देखिए, एक वित्तीय शक्ति होती है जो धन विधेयक होता है, जो धन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, वो होती है वित्तीय शक्तियाँ। अब देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो साल का बजट किस प्रकार है, ठीक है, वो कितना बजट है, जो संचित निधि है, जो संचित जो धन है राजस्थान के अंदर, वो किस प्रकार का है, वो वित्तीय शक्ति आती है। और इसके अंदर फिर एक और आते हैं कि जो राज्यपाल की सिफारिश के बिना जो अनुदान की मांग की जाती है, अगर मान लीजिए कहीं पर दान वगैरह करना है, अनुदान करना है, तो वो राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए, तो वो भी एक वित्तीय शक्ति के अंदर आती है। तो ये इस प्रकार वित्तीय होती है। जरा हम एक एक कर ध्यान से देख ले। ठीक है, पहली वित्तीय शक्ति होती है धन विधेयक। धन विधेयक, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर मान लीजिए अब राज्यसभा के अंदर, सॉरी विधानसभा के अंदर, कई बार तो यही भी होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होता है, विधान मंडल क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। अब बीच में बताना मेरे लिए एक बहुत अहम आवश्यक है। अगर किसी को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो फिर तो बताना ही है। विधानसभा, विधान परिषद, तीसरा होता है विधानमंडल। अगर देखिए कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हमें होनी आवश्यक है। अगर ये चीज़ नहीं बताए तो गलत बात होती है। अगर आपको पता हो तो सब तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा ज़रा सा देख लीजिए। अगर पता हो देख लीजिए, विधानसभा किसे कहते हैं, विधान परिषद किसे कहते हैं, विधानमंडल किसे कहते हैं।
समझ में आ रहा है कुछ? नहीं सर, हमें तीनों भी समझ में नहीं आया। हम तो केवल विधानसभा के बारे में ज़्यादातर सुने हैं, जो कि मुख्यमंत्री का चुनाव वगैरह होते हैं, जो कि विधायक जीत कर जाते हैं, ठीक है, एमएलए वगैरह। फिर वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ हमें सर थोड़ा सा ध्यान है विधानसभा के बारे में। बाकी हम विधान परिषद विधानमंडल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो सर बता दीजिए। चलो सुनो, ठीक है। अब देखिए, यह है विधानमंडल, ठीक है। इसको हम देखिए केंद्र में क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका संसद, यही होता है ना, व्यवस्थापिका संसद, ठीक है। अब विधानमंडल के अंदर इसके दो भाग होते हैं, क्या होंगे, विधानसभा, ठीक है, और दूसरा भाग होता है विधान परिषद। सर अब तो समझ में आ गया, अब आप ज्यादा बोले ही मत, तो फिर क्या करूं भाई, नहीं बोलूं तो, ठीक है। अब सर और क्या होते हैं, देखिए विधानसभा होती है ना, ये लोकसभा के तरह होती है। किस तरह? लेकिन सर आपको ये बताने की आवश्यकता कहाँ, हम तो राज्यपाल के शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल देखिए बात ऐसी है, जब जिस टॉपिक पर बात करते हैं उसको खुल कर करनी चाहिए, ऐसे संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको किताब के बारे में नॉर्मल पढ़ लिया बस, ये तक ही सीमित होता ना, ये नहीं होना चाहिए। ये विधान परिषद है ना, ये काम करती है राज्यपाल के रूप में, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इनको बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। ये तो चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अब बात करते हैं धन विधेयक की। तो एक बात ध्यान रखनी है, लगभग सभी राज्य के अंदर विधानसभा ही होती है, विधान परिषद और विधानसभा। बहुत कम ऐसे राज्य जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी होती है। फिलहाल विधानसभा ही हर राज्य होती है, विधानसभा राजस्थान के अंदर विधानसभा ही है। तो धन विधेयक है ना, विधानसभा के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये पहला धन विधेयक है, पहला राज्यपाल के पास में जाएगा, और राज्यपाल है हाँ भर लेगा कि यार ठीक बात है, ये पास होना चाहिए, अच्छी बात है। तब फिर विधानसभा के अंदर अनुमोदित किया जाएगा, और राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद में वापस राज्यपाल के पास में जाएगा, और राज्यपाल वहाँ पर साइन कर देगा। ये तो है धन विधेयक की प्रक्रिया, जो कि वित्तीय शक्तियों के अंदर आता है, ठीक है। फिर क्या है, राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। सर ये भी चीज समझ में नहीं आई, क्या है, जरा सुनो। राज्यपाल की अनुमति, यानी कि जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं दे, भाई मान लीजिए मैं राज्यपाल नहीं, आप राज्यपाल हो, आपके लिए ठीक है, सेहत के लिए अच्छा बात है। तो देखिए अब बोले कि हम राज्यपाल बन जाए तो फिर राजनीति ज़्यादा हो जाती है, तो सर आप पढ़ते राजनीति में ज़्यादा घुस गए, तो फिलहाल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए आप राज्यपाल हैं, और आपके क्षेत्र के अंदर जिस स्थान के आप राज्यपाल हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए अनुदान की बात करनी है, यानी कि अनुदान करना है, कोई पैसे वगैरह धन वगैरह है, वो उसका दान करना, अनुदान करना है। तो उसके लिए पहले आपसे पूछेंगे कि राज्यपाल जी हमें एक बात बताइए, हम वहाँ पर अनुदान कर रहे हैं, क्या आप सहमति हैं? आपकी सहमति दीजिए, आपकी राय दीजिए, सही है या फिर गलत है। राज्यपाल अनुमति दे देगा, तब तो वो भी पास हो जाएगा कि भाई हाँ अनुदान करना है। अगर राज्यपाल नहीं हाँ भरे, तब तो कोई काम नहीं करना है। ये बात होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर एक बात और है वित्तीय शक्ति के अंदर, अगर राज्यपाल के खुद के जेब में से, या फिर राज्यपाल के अपने जो धन का जो सेंटर होता है ना, जो एक केंद्र होता है धन की जो रखने वाले जो जगह होती हैं, उनमें से मान लीजिए उनका धन खर्च हो जाता है, मान लीजिए कोई स्थिति आपात की स्थिति हो सकती है, या फिर कोई भी बीमारी की वजह से कोई भी ऐसा कारण हो जाता है जिसके अंदर धन है वहाँ पर लग गया, यानी कि राज्य के अंदर अव्यवस्था फैल गई, धन यानी कि बीमारी फैल गई, तो उसके अंदर राज्यपाल धन जो धन था वो उसने खाली कर दिया, धन लगा दिया, फिर धन को काम में ले लिया। तो राज्यपाल क्या करेगा,
बिना सोचे समझे सोचेगा परा, लेकिन राज्यपाल क्या करेगा, जो संचित निधि होती है ना, जो राज्य का जो बजट होता है उनमें से अपने संचित निधि, जो अपना जो जितना खर्च हुआ है ना वो खर्चा निकाल लेगा। ये उनकी वित्तीय शक्ति है, ये उनके पास में पावर है कि उनका जितना पैसा खर्च होता है वो जो संचित निधि है उनमें से निकाल सकता है। ठीक है सर, ये बात चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, अचानक कोई खर्चा वगैरह हो जाते हैं तो ये चीज़ होती है जो वित्तीय शक्ति के अंदर आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपातकाल के बारे में। कहाँ गया? ठीक है, और वो कहाँ चला गया भाई? हाँ ये रहा। अब देखिए, अध्यादेश वगैरह है वो मैंने पहले क्लास ले ली है तो वो बता दिया था। अब ऐसे में तो बोलना सर वो नहीं बताए। ठीक, आपातकाल। आपातकाल 356 लेकिन लगातार फिलहाल राष्ट्रपति है, लेकिन राज्यपाल के पास में क्या शक्ति है, किस प्रकार राज्यपाल के पास में शक्ति है कि भाई राज्यपाल किस प्रकार का इसके संबंध में जो धन वगैरह है, सॉरी मतलब उनके पास क्या शक्ति है, वो आपातकाल के बारे में इस तरह का कुछ कार्य कर सकता है। देखिए, राज्यपाल के बारे में अगर मान लीजिए राज्य के अंदर अव्यवस्था फैली है कि भाई राज्य है वो एक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए भाई कोई बीमारी वगैरह फैल गई है, कोई आतंकवाद फैल गया है, ठीक है, जिस कारण राज्य या फिर प्रशासन है वो एक सुदृढ़ रूप से चल नहीं रहा है, प्रशासन है वो एक डावाडोल हो गया है, हिलने लग गया है, मुख्यमंत्री कहीं किधर दौड़ रहे हैं, मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य वो कहीं दूसरी ओर भाग रहे हैं, विधानसभा का सत्र टाइम पर हो नहीं रहा है, तो प्रशासन ऐसे डावाडोल होने लग गया। अभी ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो फिर वो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को बोलेगा भाई देखिए हमारे राज्य के अंदर ये हालात हो चुकी है। अगर मान लीजिए राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र जी वर्तमान है, ठीक है, अगर उनका मानना है वो इस प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोल दे कि द्रौपदी मुर्मू जी मैम आप हमें ये जो हमारे जो क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर अव्यवस्था फैल गई है, ठीक है, आतंकवाद बढ़ रहा है, क्यों पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है वहाँ से आतंकवाद ज़्यादातर आ रहे हैं, और जो यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है वो भी डावाडोल हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, कभी मुख्यमंत्री कहीं कहीं और भाग रहे हैं और जो मंत्रिपरिषद है वो कहीं और भाग रहे हैं, तो कुल मिला के प्रशासन वो ठीक तरीके से चल नहीं रहा है। तो आप ज़रा सा इसके बारे में सोचिए, तो आपातकाल की घोषणा कीजिए या फिर राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो फिर अनुच्छेद 356 के माध्यम से आपातकाल लगाएगा, ठीक है, जिससे या राष्ट्रपति शासन या आपातकाल कोई भी कह सकता है वो लगाएगा। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन ये शक्ति राज्यपाल के पास में है, वो निर्देश देगा भाई आप ये काम कीजिए। तो ये इस प्रकार की इनके पास में शक्ति है, ठीक है। फिर न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। न्यायिक शक्तियों के अंदर मैंने बताया सम्मा, ठीक है, अविलंब, अपरिग्रह, ठीक है, और मैंने एक बताया था परिहार, और ये बताया था, ये तो सारे थे किसमें? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंदर, जो कि सेम टू सेम राज्यपाल के पास में है, ठीक है। ओके, ये क्या विराम, ये सारी है, तो ये जो सारी शक्तियाँ किसके पास में है? उप राज्यपाल के पास में है। किसके पास में? राज्यपाल के पास में। वो क्षमा कर सकता है, अविलंब रोक सकता है, और अपरिग्रह मतलब कि जो पहले शक्ति जो किसी अपराधी है उनको अपराधी को अपराध जो सजा है वो अधिक दी गई है तो वो एकदम कम कर सकता है लेवल की। फिर परिहार यानी कि जैसी अपराध की सजा यानी 2 महीने थी वो लेकिन कठोर थी, वही कठोर रहते हुए 1 महीने की कर सकता है, ये परिहार हो गया। फिर विराम यानी कि कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है, भाई जब तक इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक बार तो तेरे को सजा तो वही मिलेगी लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए तेरे को रोक दिया जाता है, तो वो होता है विराम।
तो इस प्रकार की इनके पास में शक्ति होती है। लेकिन कुछ विशेष बात ध्यान रखनी, वो हम अगली क्लास जो राष्ट्रपति और इनमें दोनों जैसे कंपेरिजन करेंगे ना, दोनों में अंतर देखेंगे ना, उस समय बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अब बताएंगे वही सेम चीज़ बाद में बतानी पड़ेगी, तो ज़रा कोई इतना अंतर नहीं है। फिर हम बात कर लेंगे विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियाँ किस प्रकार हैं। विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अनुच्छेद 163(1), ठीक है, अनुच्छेद 163(2), ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसके संबंध में क्या होता है, इसके संबंध में ये होता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, जरा सा सुने। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये बात बोलेगी अनुच्छेद 163 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 163(2) के अंदर क्या बोला गया है कि राज्यपाल है ना, इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक का अनुसार करेगा, आपने अपनी इच्छा अनुसार वो शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, राज्यपाल को जो मंत्री परिषद है उनको द्वारा सलाह दी जाएगी, है ना, उनके द्वारा सहायता दी जाएगी। लेकिन ये सहायता एवं सलाह क्या दी है और किस प्रकार दी है, क्यों दी है, ये जो सारी प्रक्रिया है ना, वो किसी भी न्यायालय के अंदर परिवर्तन नहीं होगी। किसी भी न्यायालय के अंदर इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी कि साहब आपने सलाह राज्यपाल को किस प्रकार सलाह दी है, वो जरा हमें बताइए, ये चीज़ कतई नहीं होगी। ये बात हमें कहाँ मिलती है, अनुच्छेद 163(2) के अंदर मिलती हैं, ठीक है। क्लियर है, अच्छी बात है। ये तो उनकी इस प्रकार की शक्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अदरवाइज किस प्रकार की शक्ति होती है। एक व्यक्ति रूप में भी शक्ति होती हैं, जो अब एक तो क्या राज्यपाल है ना, लगभग सभी राज्यपालों में ये होता है, लेकिन कुछ विशेष राज्यपाल होते हैं जो क्या इसके बारे में अलग प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं। कैसे दी जाती हैं, जैसे देखिए वो ही मैंने बताया था आपातकालीन शक्ति, वो तो एक सेम है जी, क्योंकि एक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी जानकारी, प्रशासन संबंधी जानकारी, ठीक है। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री से प्रशासन के संबंधित जानकारी मांग सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, बजट के संबंधित जानकारी मांग सकता है, संबंधित, ठीक है। ये इसके अंदर शक्ति होती है। फिर किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया है, मंत्री ने निर्णय कर लिया है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद से नहीं पूछा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, राज्यपाल कहेंगे भाई मंत्रिपरिषद को पूछो, आप मंत्री ने, कोई भी मंत्री ने भाई ये निर्णय कर दिया है, ये चीज़ तो भाई गलत है ना। तो इस प्रकार की आप ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए कि भाई मान लीजिए आप कोई भी मंत्री निर्णय कर दिया, हाँ यार मैंने कर दिया वो सही है, क्या है कि भी प्रशासन के अंदर ये इस प्रकार की चीज़ें लागू होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई राज्य के अंदर ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। इस प्रकार का निर्णय कोई मंत्री कर दिया है, लेकिन वह निर्णय मंत्रिपरिषद के अंदर भी नहीं पूछा, मंत्रिपरिषद को भी उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया मंत्रिपरिषद में खड़ा होकर भाई ये निर्णय है, लेकिन खुद ही इच्छा से कर लिया और लोग लगभग मंत्रिपरिषद मान भी गए हैं। लेकिन फिलहाल कोई मंत्रिपरिषद के सदस्य ऐसे जो इसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाए, तब राज्यपाल क्या करेगा, भाई कहेगा मंत्री को, भाई आप मंत्रिपरिषद बहुमत प्राप्त कीजिए, आप विधेयक वगैरह तैयार किया है।
तो फिर वो वापस मंत्रिपरिषद के अंदर क्या करेगा, बहुमत तैयार करेगा, फिर वो आगे काम करेगा। फिर इसके बाद हो सकते हैं राज्यपाल है ना, राज्य का विधान विधान विधानसभा का विघटन कर सकता है। विधानसभा का विघटन क्या कर सकता है, विधानसभा क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए कुछ विशेष राज्य का इस प्रकार किस प्रकार दर्जा दिया गया। तो अनुच्छेद 1 हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 371, ठीक है, हर बार। तो देखिए अनुच्छेद 371(2) ये लगाना है। उसके अंदर महाराष्ट्र और गुजरात इसके जो राज्यपाल है ना यहाँ के, उनको विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं कि वो अपना बोर्ड की स्थापना करके है ना, जो व्यवसायिक उद्योग का बोर्ड होता है उनकी स्थापना करके वो क्या करेंगे, एक राज्य का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत लाने की, ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। उनकी विशेष शक्तियाँ दी गई हैं इस प्रकार की। फिर आता है अनुच्छेद 371 क के माध्यम से जो त्रिवेन संघ एक जगह है, क्या है, त्रिवेन संघ, जो कि पड़ती है नागालैंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो सदस्य है ना, जो विधानसभा के, उनको भी विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। कभी आप विधानसभा को शक्तियाँ देकर कभी राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं कि वो विधानसभा के सदस्यों को बढ़ाएं, ठीक है, जो कि प्रशासन के बारे में जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। और इसी के आधार पर एक बार क्या होता है, 35 सदस्यों की विधानसभा 35 सदस्य हैं उनका एक संगठन भी बना था। 35 सदस्य इकट्ठा होकर बातचीत भी की थी कि प्रशासन के अंदर, भाई राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी किस प्रकार है वो हम अपने राज्य के अंदर शांति बनाए रख सकते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर बात थी। और फिर इसके बाद में अनुच्छेद आता है हमारा 301 क आ गया। फिर हमारा आता है 300 घ आता है, जो कि मणिपुर के रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 371 घ जो कि मणिपुर के संबंधित हैं, ये लगा देना यहाँ पर पीछे घ, ध्यान रख लेना। जो कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए जाने पर राज्यपाल क्या करेगा, वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करेगा, सुधारेगा और जो शांति बनाए रखने के लिए काम करेगा। यदि आतंकवाद फैल रहा है तो उसके क्षेत्र में भी अधिक से अधिक वो काम करेगा। लेकिन फिलहाल आपने जो मणिपुर वाली जो घटना देखी थी उसके अंदर नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा एक एक्शन लिया गया था इतना, और न ही राज्यपाल द्वारा एक्शन लिया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा। क्योंकि राज्यपाल ने कुल मिलाकर शायद तक 1-2 बार बोला भी था कि इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो इनकी जो सारी शक्ति है वो अनुच्छेद 163(1), अनुच्छेद 163(2) उनके माध्यम से सारी किसके पास में होती है, मुख्यमंत्री के पास में। तो मुख्यमंत्री इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया होगा, लेकिन बहुत कम तरीके से लिया था, इतने एकदम गंभीर रूप से नहीं लिया। अगर गंभीर रूप से लेते तो वो जो वहाँ की जो महिलाएं थी उनको नंगा करके जो पेड़ों को बांध कर या जो गांव के गलियों के अंदर घुमाया गया था, वो ऐसी हरकतें नहीं होती। यही अनुच्छेद 63(1), 63(2) इनका एक उदाहरण बनता है हमारे सामने। तो जरा सा हमें संविधान के बारे में ध्यान होना चाहिए, इन अनुच्छेदों के बारे में, ठीक है। कुल मिला के बात तो क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में देखिए आगे क्या बात करते हैं। तो देखिए मणिपुर के बाद में हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 371 बात करता है अरुणाचल सिक्किम के बारे में। क्या करता है, सिक्किम के बारे में। सिक्किम क्यों, सिक्किम को इतना क्यों अधिकार देगा, ऐसा क्या है? पहली बात यही है कि सिक्किम सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, भारत का हिस्सा बना था सिक्किम सबसे लास्ट में। तो यहाँ का जो राज्यपाल है वो एक 3 देशों से घिरे है, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम 3 देशों से घिरा है। तो यहाँ के जो राज्यपाल उनको थोड़ी सी विशेष शक्ति देनी आवश्यक है, क्यों, कभी भी आतंकवाद अव्यवस्था फैल सकती हैं। तो राज्यपाल जल्दी से जल्दी क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 371 ज, ठीक है, जिसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को विशेष अधिकार दिया गया है। यहाँ का जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाने पर राज्यपाल क्या करेगा, कार्रवाई करेगा अधिक से अधिक। यदि आतंकवाद फैल गया है, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करनी है तो अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा।
अब देखिए अरुणाचल प्रदेश है वो भी चीन से बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो उसके लिए भी सुरक्षा होनी आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो इसी कारण इसको क्या विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे ये कुछ अधिक शक्ति थी वो थोड़ी सी बात कर ली, और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो एक पहले मैंने बताया था व्यक्त के रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ, क्या बताई थी, व्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ, ये सारी किस में है, एक व्यक्त के रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अव्यक्त के रूप में विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। वो थोड़ा सा देख लेते थोड़ा सा ताकि हमें पता चल जाए। वो कहाँ घुस जाता है, गम जाता है, ये रहा जरा। अब देख तो क्या होता है अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में विद्यमान, ठीक है, विद्यमान कहाँ घूम रहा है, विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अव्यक्त का मतलब ये होता है इसकी जो प्रक्रिया है वो संविधान में लगभग नहीं दी गई है। संविधान के बारे में इसके बारे इनकी जो बातें वो संविधान में बहुत कम की गई हैं, नहीं की गई बिल्कुल भी, क्योंकि एक जो अनुच्छेद होता है संविधान के अंदर उसके बारे में इनकी जो जानकारी है वो एक सटीक रूप से नहीं दी गई है। तो ये एक व्यक्त नहीं, एक अव्यक्त है, एक अनुमान के आधार में है कि हाँ ये सत्य है, जो कि एक लॉजिक है इसके अंदर। किस प्रकार है देखिए, इसमें राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना हो, क्यों, कई बार होता है किसी एक पार्टी को सीटें बहुमत नहीं मिलता है, राजस्थान का तो 200 सीटें हैं। तो फिलहाल अभी हालांकि इस आज के युग में देखें, है ना, पहले लिख देता हूँ, गठबंधन के पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने पर राज्यपाल द्वारा एक्शन, ठीक है, निर्णय, ठीक है, राज्यपाल द्वारा निर्णय, ठीक है, एक्शन ज़्यादा हार्ड है। देखिए फिलहाल राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर चुनाव के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए एक पार्टी की सरकार के अंदर जो सीटें प्राप्त नहीं होती हैं, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं और इस सीटों के अंदर 101 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी की, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हों, उनको कम से कम 101 सीटें चाहिए, तब वो क्या बनेगी, सरकार बनेगी। कभी मान लीजिए राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए अब की बार भी कि भाई एक किसी भी पार्टी को बहुमत की सीटें नहीं मिलती हैं, 101 सीटें नहीं मिलती हैं, क्या मिलेगी, या फिर 80 मिल जाती हैं, या फिर 85 मिल जाती हैं। तो ऐसे मिला के कुछ आरएलपी के पास में चली जाती हैं, कुछ कांग्रेस के पास में चली जाती हैं, कुछ बीजेपी के पास में, कुछ निर्दलीय के अंदर पर चली जाती है। तो क्या सरकार एक पार्टी की बन पाएगी, नहीं बनेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, और उसी गठबंधन के अंदर उसमें भी मतभेद है, क्योंकि उसमें भी बहुमत का आधार नहीं है। तो फिर इस संबंध में राज्यपाल द्वारा सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा। किस प्रकार लेंगे कि जो गठबंधन बनेगा उससे पहले पूछे मतलब कि उससे पहले पूछेंगे भाई क्या आप सरकार बनाने के लायक है, भी आपके अंदर क्या इतना मतलब कि विश्वास है आपस में कि भाई हम हाँ सरकार आराम से चला सकते हैं। तो अब फिर आप अपना नाम दे दीजिए, तो वो फिर अपना नाम दे दीजिए कि साहब हम चुनाव होंगे ना उसके बाद में हमारी यही स्थिति रहेगी, यानी कि हम गठबंधन पूर्ण रूप से रखेंगे, ये बात हो जाती है। फिर चुनाव जीतने के बाद में वही गठबंधन वापस राज्यपाल के पास में आता है कि साहब हमारा एकता है और हम गठबंधन के माध्यम से सरकार चला सकते हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं।
ठीक है। और इसके बाद में क्या है देखिए, अगर मान लीजिए कार्यरत कार्यरत रहते हुए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, भाई मुख्यमंत्री जी कार्यवत कार्यवत रहते हुए, ठीक है, कार्यवत रहते हुए मुख्यमंत्री क्या हो जाती है, मृत्यु। मुख्यमंत्री की मृत्यु कार्यरत रहते हुए, तो क्या होगा, तो उस समय राज्यपाल अपना काम करेगा। क्या करेगा, वो उसी पार्टी में से, वैसे मान लीजिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं और कारणवश या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कोई भी पार्टी की, तो उस समय क्या करेंगे, वो राज्यपाल वापस मंत्रिपरिषद को बुलाएंगे कांग्रेस पार्टी वाले कि भाई आप देखिए आपके अंदर दूसरे जो मुख्यमंत्री बनने के लायक कौन है, तो अपना जो बहुमत रूप से दे देंगे, साहब हमें ये मुख्यमंत्री, इन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उनको मुख्यमंत्री बना देगा। ये तो होगी यहाँ तक बातें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद को भंग करना है कि भाई मंत्रिपरिषद भी काम नहीं कर रही सही तरीके से, तो मंत्रिपरिषद को किस प्रकार भंग किया जा सकता है, ये भी अव्यक्त के रूप में राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे जरा सा सुन लीजिए, मंत्रिपरिषद को भंग, ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मंत्रिपरिषद को भंग करना ये अव्यक्त रूप की विवेकाधीन शक्तियां हैं या फिर व्यक्त रूप में विवेकाधीन शक्तियां हैं या फिर ओनली फॉर कर देंगे विवेकाधीन शक्तियां हैं, और फिर इसके अंदर एक दे देंगे अन्य, ठीक है ना, कोई नहीं, फिर उसके अंदर ऑप्शन के अंदर कैटेगरी दे देंगे, ए बी सही है, ए राइट है, ए सी राइट है, ए डी राइट है। तो जरा सा अपना दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, देखिए मंत्रिपरिषद को भंग करने की शक्ति वो अव्यक्त रूप में विवेकाधीन विद्यमान विवेकाधीन शक्तियां हैं, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मान लीजिए विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है और मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है कि आपके जो मंत्रिपरिषद है वो उनको भंग करना पड़ेगा, अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि आपके विरोध के अंदर अविश्वास प्रस्ताव है वो पास हो गया है। तब मुख्यमंत्री बोलेंगे कि साहब फिलहाल हम तो अभी मोबाइल बांट रहे हैं क्योंकि बच्चे रह गए, पहले तो हम जो जिस विधवा थी उनको मोबाइल बांट रहे थे और अब जो विधवा नहीं है उन सबको महिलाओं को मोबाइल बांटने का काम कर रहे हैं, तो अब हम फ्री नहीं है, चुनाव जीतने के बाद जब कांग्रेस की पार्टी आएगी, सॉरी अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये काम करेंगे, भाई अन्य जो जिसको मोबाइल नहीं मिला उनको मोबाइल देंगे। उस समय अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, उस समय अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तब राज्यपाल द्वारा कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी आप पद से हटिए, आप जो विधानसभा है जो आपकी जो मंत्रिपरिषद है उनको भंग करना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री क्या दे देंगे, मुख्यमंत्री कहेंगे कि फिलहाल अब हम फ्री नहीं हैं, अब हम जो विधवा नहीं थी जिसके पति हैं उनको हम मोबाइल बांट रहे हैं फ्री के अंदर, तो अब हम काम कर रहे हैं। तब राज्यपाल कहेगा अभी नहीं हट रही हो, तो राज्यपाल खुद बर्खास्त कर देगा, ज़रूरत नहीं है, आप जो काम करें वो लागू ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको लागू करने के लिए राज्यपाल के क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो राज्यपाल साइन करेगा नहीं, तो वो साइन तो बाद की बात होगी, फिलहाल वो इस स्वतंत्र भी नहीं करेगा, मतलब कि वो अधिकार भी नहीं देगा राज्यपाल, इस प्रकार की उनके पास में शक्ति होगी। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुमत ना होने पर, अगर मान लीजिए मैंने पहले भी बताया था, बहुमत यानी कि मंत्रिपरिषद गठबंधन की सरकार है, बहुमत ना होने पर किस किस द्वारा हटा जाएगा। मान लीजिए जो राज्यपाल है, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनी है और कुछ समय बाद में एक आधी जो निर्दलीय पार्टी वो हट जाती हैं, वो बोलती है भाई नहीं हम आपके सब पक्ष में नहीं हैं, हम तो हटेंगे, हम तो अलग रहेंगे, हम दूसरे को समर्थन करेंगे, तब बहुमत ही नहीं रहा तो फिर मुख्यमंत्री कहेगा, भाई बहुमत रहे नहीं तो मुख्यमंत्री कहेगा, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं साहब हम तो अभी बिजी है, काम कर रहे हैं, अभी हम भर्तियाँ निकाल रहे हैं, तो एग्ज़ाम कराएंगे, सबको गवर्नमेंट जॉब देंगे, है ना, जो अधिक प्रयास करें तैयारी कर रहे हैं भर्तियाँ कर रहे हैं और एग्ज़ाम कराना हमारे लिए ज़रूरी था, अब फ्री नहीं है, बाद में हट जाएंगे मुख्यमंत्री पद से, क्या है ना, बहुमत हटा मुख्यमंत्री हटा, ये प्रक्रिया इसके अंदर होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं,
तो विधानमंडल को भंग करना, तो वही सेम बात होती है कि विधानमंडल को भंग करना। तो पहले भी मैंने बात बताई थी विधानमंडल को किस प्रकार भंग किया जाता है, ठीक है। विधानमंडल ये पूरा हो जाता है विधानमंडल, ठीक है। विधान परिषद के अलावा हो जाता है विधानमंडल। तो विधानमंडल को भंग करना यानी कि विधान परिषद होती है वो सारी भंग हो जाती है, वो बहुमत ना होने पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए राज्यपाल व राष्ट्रपति, ठीक है, अंतर। अब देखिए राज्यपाल क्या करेगा, राज्य का अधीन प्रशासनिक कार्य, ठीक है। केंद्र के अधीन प्रशासनिक कार्य, केंद्र के अधीन प्रशासनिक कार्य, ठीक है, ये बात होती है। राज्यपाल क्या करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लेकिन हटा नहीं सकता। ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, लेकिन हटा नहीं सकता, वो राष्ट्रपति के माध्यम से हटा जाएगा, राष्ट्रपति के माध्यम से। और यहाँ पर ये सेम के सेम प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से हटाया जाएगा। ये भी है ना, राज्यपाल खुद नहीं हटाएगा, मुख्य न्यायाधीश है उसके आदेश अनुसार हटाया जाएगा। तो ये बात है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। थोड़ी सी ये बातें भी ध्यान रख लेना। तो इसके बाद में क्या है, ये हो गए। फिर सैनिकों को माफ करने की शक्ति नहीं है, क्या नहीं है। और इसके बाद में सैनिकों को माफ करने की शक्ति है, माफ करने की शक्ति है, ठीक है। और ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, कर सकता, ये चीज है, ठीक है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और ये मृत्युदंड को माफ कर सकता है। तो ये इसके अंदर क्या अंतर हो गए, कि इस प्रकार का अंतर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक चीज साहित्यिक भूल गए हैं, क्या भूला है, कि भाई क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां प्राप्त है। सर बावड़ा होगा, क्या बात करो। हाँ, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां प्राप्त है। क्या है, देखिए, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास में आता है तो इन दोनों, राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं, ठीक है, और राज्यपाल के पास में 4 विकल्प होते हैं। 3 कौन से होते हैं, या तो उस विधेयक को स्वीकार कर ले, साइन करके वापस भेज दे, ठीक है,
और या फिर अपने पास में रोक सकता है, ठीक है। और या तो पहले तो वो क्या है, साइन कर सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और या फिर रोक सकता है, जिसे वीटो शक्ति कहते हैं। ये राष्ट्रपति के पास में शक्ति है। बट राज्यपाल के पास में शक्ति क्या है, या तो उस पर साइन कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या उसे रोक सकता है। चार कौन सी है, वो राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। ये चार शक्ति है, एक शक्ति ज़्यादा प्राप्त है, तो ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये थोड़ी बातें थी, आज हम राज्यपाल के बारे में कवर कर लिए। तो पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, और एकमात्र राज प्रमुख और अंतिम राज प्रमुख वही थे, जयपुर के थे सवाई मान सिंह, जो कि 30 मार्च 1949 को बने थे, ठीक है। और 31 अक्टूबर 1956 को पद से हटे थे, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा उनको हटाया गया था। फिर उनके जागे गुरुमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और अब फिलहाल मुख्यमंत्री कलराज मिश्र है। इससे पहले कल्याण सिंह इनके मुख्यमंत्री थे, सॉरी राज्यपाल थे। फिलहाल अब राज्यपाल कलराज मिश्र है, ठीक है। तो पहले राज प्रमुख था। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, प्रथम राज प्रमुख कौन था, मान सिंह, ठीक है, सवाई मान सिंह। और अंतिम राज प्रमुख कौन था, सवाई मान सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन था, तो प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि 1956 में बने थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी, वो क्लियर हो गई। अब पूरा डिटेल से बात करते, इतना राज्यपाल कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर बात ही करेंगे राज्यपाल के बारे में, क्योंकि मैंने फिलहाल प्रधानमंत्री की जो कितने बने थे आज तक, वो भी मैंने टॉपिक छोड़ा है, तो उसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, समय आएगा तब। फिलहाल अब हम बात करेंगे इतनी, और फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।